ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ऐलान जंग कर दिया है सरकार ने। एकदम गलत कह रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। उनका काम है सिर्फ तफरका पैदा करना, लोगों को भड़काना। ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान, 15 मिनट की बात करने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज ओवैसी के रास्ते पर ही ममता बनर्जी चल रही, पूरी तरह से भड़काने का काम बंगाल के अंदर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, आज मुर्शिदाबाद की वैसी स्थिति होगी। बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं, ये लोग बांग्लादेश बना रही हैं, बंगाल को बांग्लादेश के रास्ते पे ले जा रही हैं। वक्फ बोर्ड ने इतनी बड़ी लैंड बैंक होने के बावजूद कोई काम किया क्या? आज मुस्लिम बच्चे जो पंचर लगाने पर मजबूर होते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड की जायदाद पुरानी दिल्ली से लेकर मेहरौली तक बेच दी गई। पटना के आप बिहार के हैं, बिहार में डाक बंगला चौराहे पे जो बड़े बड़े मॉल दिख रहे हैं, अपार्टमेंट दिख रहे हैं, वो सब वक्फ की जायदाद थी। डाक बंगला चौराहे पे जी, तो बड़ा, वो तो बहुत ही महंगा इलाका है पूरा। लालू यादव ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, जिसको अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर लालू जी के भाषण को कोट किया। अब साउथ में जाके देखिए, मैरियट होटल को दे दिया 12,000 रुपये महीने पे। 12,000 रुपये महीने पे तो आजकल आपको नोएडा में घर नहीं मिलेगा। 5 स्टार होटल को दे दिया, एक दुकान उसने किराए पे लगाया 22 लाख रुपए महीने पे। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी साहिबा को मालूम होना चाहिए कि देश की संसद में जो कानून बना उसमें उनकी पार्टी ने वोट किया है खिलाफ में ही, लेकिन वोट हुआ, पास हो गया। वो दिल बहलाने को ये बात और मुसलमानों को बहकाने को ये बात कह रही है। पूरी कैबिनेट में आप एक मुस्लिम को नहीं रखते हैं मंत्री के तौर पर। शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार साहब हैं, क्या वजह है इसके पीछे? फिर कैसे कोई भरोसा करे? एक प्रतीकात्मक तौर पर भी तो कम से कम मुसलमान को रख सकते थे। इतने पुराने कद्दावर नेता शहनवाज जी हैं, मतलब मैंने आपको शुरू में ही कहा, वाजपेयी सरकार में आप मंत्री रहे, सबसे युवा मंत्री रहे, इतना अनुभव है आपका, बिहार सरकार में मंत्री, कम से कम आप ही को रख लिया जाता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोई धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करते। मोदी और मुसलमान क्या रिश्ता है? बिल्कुल छोटे में, संक्षिप्त में। मोदी और मुसलमान का रिश्ता इस देश की मिट्टी का रिश्ता है। जो भारत में पैदा हुआ और जिसने इसको जननी मातृभूमि माना, मोदी उसको अपने गले से लगाते हैं, अपने पलकों पे बैठाते हैं। एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ताजमहल भी वक्फ की प्रॉपर्टी है? क्यों इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं? ताजमहल देश की प्रॉपर्टी है और ताज जो है वो सबका है। मौलाना अंसार रजा हैं, वो कह रहे हैं कि अंबानी की बिल्डिंग बचाने के लिए वक्फ लाया गया। गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। यहाँ बोलने का अंदाज अलग अलग होगा। यहाँ गिरिराज भी हैं और शाहनवाज भी है, तो दोनों का बोलने का टोन अलग हो सकता है, लेकिन ध्येय हमारा एक है। क्या आप ये मानेंगे ईमानदारी से? आपको अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं याद आते 15 मिनट वाले? अभी भी असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर बोलते हैं, भाई अभी मीटिंग में 15 मिनट बाकी है। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा वाला भी सीट नहीं मिलने वाली, यानी वो 23 सीट से नीचे रहने वाले हैं। कन्हैया आए दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस को मिला 0 दिल्ली राज्य में। अब कन्हैया गए बिहार, कांग्रेस हो सकता है कि 0 का रिकॉर्ड बिहार में भी बना ले। वो राष्ट्रगान के वक्त ताली बजाने लग जाते हैं और एक आध बार देखिए, बुजुर्ग हैं, एक आध स्लिप हुआ होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी आज भी सबसे अनुभव वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है देश में तो नीतीश कुमार है। नहीं, अनुभव और तबीयत का ठीक होना, दोनों दो चीजें हैं। आप है ना, आपने कहा ना कि 2 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो अनुभव आपने 2 दशक में पाया, कोई आज आकर वो अनुभव नहीं पा सकता है। तो नीतीश कुमार जी के पास 2 दशक का, आपके पास पत्रकार का अनुभव है, उनके पास मुख्यमंत्री का। पार्टी भले बदलती रहे, मुख्यमंत्री वही रहे। लालू यादव का जो जमाना था, उसको अभी आप कैसे बताइए मत? उससे डर लगने लगता है, सोचना भी नहीं चाहते, रोंगटे खड़े हो जाते। क्या दौर था! क्या देखा था आपने उस वक्त? नहीं, हम लोगों ने तो देखा, हम लोग तो बालिग थे उस जमाने में, कि किस तरह शाम अंधेरा होने के बाद लोग निकलते नहीं थे। लड़कियां 4 बजे के बाद घर आ जाती थी, कहीं डकैती, कहीं रंगदारी।
नमस्कार, स्वागत है आपका वन ऑन वन पॉडकास्ट में। मैं अखिलेश आनंद हूं। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त से 21-22 सालों से अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से आपसे मुलाकात होती रहे, आपसे बातचीत होती रही। आपके मसले, आपके मुद्दे मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता रहा, उनसे जवाब लेता रहा। अब मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक का, मध्यांतर का, इंटरवल जिसे आप कहते हैं, फिल्मों में आप देखते होंगे। बहुत जल्द एक राष्ट्रीय चैनल पर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी जो मुझे वक्त मिला है उसका मैं सदुपयोग इस लिहाज से कर रहा हूं कि इस देश की राजनीति को जो लोग प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारी नीतियां बनती हैं, आपकी तकदीर तय होती है, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, उनकी जुड़ी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी कड़ी में अब जिस मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बहुत ही खास हैं कई मायनों में। सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन के लोग हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सबसे युवा मंत्री, वाजपेयी सरकार में जिस उम्र में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे, उस उम्र में कोई अब तक अपने देश में मंत्री नहीं बन पाया। सैयद शहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं, अलग अलग विषयों पर अक्सर उनको आप सुनते रहते हैं। लेकिन इन दिनों शहनवाज साहब आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। या तो मोदी जी बोल रहे हैं इस विषय पे, या आप बोल रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ वक्फ की। क्या फंस गए हैं इस मामले में, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, बंगाल जल रहा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो उम्मीद एक्ट बना, ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेवाओं के लिए, उनके हित में बनाया गया। पूरी रात जग कर इसको पास किया गया। ये अच्छी नीयत से बनाया हुआ एक्ट है। और इसमें एक्शन मोड में कौन आ गए? हमारे विरोधी, लोगों का दुष्प्रचार करने, लोगों के बीच में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। वक्फ क्या है? जैसे कोई दान देता है, जैसे गौशाला में आपने 100 एकड़ ज़मीन दान में दे दी, तो किस नीयत से दी? कि उसकी गौ सेवा होगी, तो मकसद वही होता है। लेकिन ये जो वक्फ में जिन लोगों ने दान दिया, वक्फ किया, खुदा के नाम पर अपनी जायदाद दे दी, उन्होंने ये सोच कर दिया कि ये जो वक्फ की जायदाद है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उनको, गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को, जो कमज़ोर लोग हैं उनको। लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। ये फ़ायदा चंद लोग जो मुतवल्ली बन के, मोहतमीम बन के वक्फ की जायदाद पर बैठ गए, वक्फ की जायदाद को लूटने का काम किया। लोग कहते हैं कि 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ के पास है। बिल्कुल। तो क्या उसका सदुपयोग नहीं होना चाहिए? मेरे से आप बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का 93 से 98 तक मेंबर रहा हूँ। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मेंबर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि किस तरह वक्फ की जायदाद को, पहाड़गंज में एक मस्जिद थी जिसको गेस्ट हाउस बना दिया, बहुत से मस्जिद के आसपास दुकानें बनाकर बड़ी बड़ी पगड़ी पे दे दिया। लेकिन गरीब मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। और वक्फ को जब 93 में, ये जब 2013 में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में ये अधिकार दे दिया गया कि वक्फ अगर किसी को भी कह दे तो ट्रिब्यूनल में जाकर वो जायदाद पर जहाँ पे रुमाल रख दे, रुमाल रखा और वो जायदाद वक्फ की हो गई। तो वो अधिकार इसमें ख़त्म किया गया। और इसमें जो दुष्प्रचार हो रहा है कि वक्फ बोर्ड, ये जो एक्ट आया है, मुसलमानों से मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा, खानका छीन लेगा, ये पूरी तरह से गलत है। मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है, 1 इंच ज़मीन भी सरकार का लेने का इरादा नहीं, बल्कि उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हो रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ऐलान जंग कर दिया है सरकार ने। एकदम गलत कह रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। उनका काम है सिर्फ तफरका पैदा करना, लोगों को भड़काना। ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान हैं, उनका काम ही है। कभी 15 मिनट, तो 15 मिनट की बात करने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? आज ओवैसी के रास्ते पर ही ममता बनर्जी चल रही, पूरी तरह से भड़काने का काम बंगाल के अंदर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, आज मुर्शिदाबाद की वैसी स्थिति हो गई। बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं, ये लोग बांग्लादेश बना रही हैं।
बंगाल को बांग्लादेश के रास्ते पे ले जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश में जो हिंदू समाज, जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसके मन में ये डर पैदा हो, वो पलायन पे मजबूर हो जाए। वक्फ एक्ट लाने का मकसद क्या था? ये गरीब मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए इसका मकसद यही लाने का था कि उनके फलाह बहबूद का काम हो। लेकिन सिर्फ दुष्प्रचार हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों ले लिए गए? तो कोई मस्जिद कमेटी में एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, दरगाह कमेटी में नहीं होगा, कब्रिस्तान कमेटी में नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, स्टैट्यूटरी पावर है उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम है तो क्या एतराज है? इस देश में पीएम, सीएम, डीएम अगर नॉन मुस्लिम है तो क्या वो मुसलमानों का काम नहीं करते? हमारे नेता नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू जो मंदिर है, गर्व से कहते हैं, और लेकिन वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्तों पर कोई भेदभाव करते हैं। अगर अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, अगर वो 5 लाख के इलाज की गारंटी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो सबको डाल रहे हैं। फिर ये क्या गलतफहमी पैदा की जा रही है? जो मंदिर हैं, जो अलग अलग संस्थान है, ट्रस्ट है, उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ क्यों आप डाल रहे हैं हिंदुओं को? आप ये बताइए, मंदिर कमेटी में क्यों होंगे? कोई मस्जिद कमेटी में थोड़ी नॉन मुस्लिम को डाल रहे हैं। ये अब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं पहले से, अब जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं है वहाँ 2 नॉन मुस्लिम आ जाते थे। ये क्या बात है कि वो नहीं होंगे? तो ये पूरी तरह गलत है। ये देश सेकुलर देश है, इसके अंदर सबकी चिंता करता है। आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के पास पावर था, आपने डीएम को क्यों दे दिया? तो डीएम को, अखिलेश जी आप बिहार में अभी दाखिल खारिज कराए होंगे अपने जमीन का, कुछ दिन पहले सीईओ के यहाँ, डीसीएलआर के यहाँ, फिर डीएम के यहाँ। तो जो मौलवी साहब या मौलाना साहब या बड़े बड़े आलिम इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जायदाद का मामला कहाँ हल करवाते हैं? अगर मुस्लिम भी हैं तो वो कहते हैं कि डीएम नॉन मुस्लिम है इसलिए हम उसके यहाँ हल नहीं कराएंगे। वो ज़मीन का मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हल होता है। तो कोई भी जायदाद होगा, उसका डिस्प्यूट होगा तो साक्ष्य के आधार पर डीएम उसमें निर्णय करेंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है जैसे डीएम को ये अधिकार दे दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि 123 जो आसार कदीमा की जगह है, या जो दिल्ली में डिस्प्यूटेड, जिसका बार बार असदुद्दीन ओवैसी जिक्र करते हैं कि 123 प्रॉपर्टी जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो वो प्रॉपर्टी भी उसमें आ गई थी, बाद में नोटिफाइड हुई। वो सारी प्रॉपर्टी कभी भी सरकार चाहेगी तो ले लेगी। कल हो के मस्जिद में जा रहे हैं, कोई पर्चा चिपका देंगे कि आज से ये मस्जिद नहीं है तो मस्जिद नहीं रहेगी। एकदम गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक निजी कार्यक्रम में, टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोले थे, आज फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्फ की जो जायदाद है उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को, पसमंदा मुसलमान को, और वो मुसलमान वक्फ बोर्ड के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने इतनी बड़ी लैंड बैंक होने के बावजूद कोई काम किया क्या? आज मुस्लिम बच्चे जो पंचर लगाने पर मजबूर होते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छी नीयत से लाया हुआ कानून है। मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कितना भड़काया गया कि मोदी सरकार आपकी मुस्लिम की नागरिकता छीन लेगी, एक भी मुस्लिम की नागरिकता गई क्या? 2 साल से लागू हुए। शाहीन बाग हो गया, दादी बैठ गई, चाची बैठ गई धरने पे, जमुना पार में तनाव हो गया, दंगा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई सिर्फ गलतफहमी से। आज भी गलतफहमी पैदा की जा रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी की जा रही है। एक बात बताइए सर, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं। एक तर्क बार बार जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं अक्सर वक्फ पे जब भी बात हो रही है कि वक्फ की आड़ में ज़मीनों को कब्जाने का खेल चल रहा था, कुछ लोग व्यक्तिगत फायदे उसे करते थे। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं मुझे? कोई एक ऐसी आपकी नज़र में वो चीज़ आई हो? मैं तो आपको 100 उदाहरण दे सकता हूँ। 1-2 घटना अगर आप बताएं। मैं तो अपनी मेरी जो 2013 की स्पीच है पार्लियामेंट की, उसमें मैंने वो सारे उदाहरण दिए हैं, वो मैं फिर आपको देता हूँ। वक्फ बोर्ड की जायदाद पुरानी दिल्ली से लेकर मेहरौली तक बेच दी गई। पटना के, आप बिहार के हैं, बिहार में डाक बंगला चौराहे पे
जो बड़े बड़े मॉल दिख रहे हैं, अपार्टमेंट दिख रहे हैं, वो सब वक्फ की जायदाद थी। डायबंगला चौराहे पे जी, तो बड़ा, वो तो बहुत ही वो तो महंगा इलाका है पूरा, लालू मतलब। यादव ने हाँ। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, जिसको अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर लालू जी के भाषण को कोट किया, जिसमें मेरे नाम का भी जिक्र किया कि शाहनवाज हुसैन से सहमत है। मैंने वो बयान पार्लियामेंट में दिया था। अच्छा, आपका बयान था। हाँ, जी। हाँ, और फिर लालू जी ने सहमति जताई, और फिर उस बयान को अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में पढ़ा, तो आपने कितने करोड़ों की ज़मीनों को कौड़ी के भाव में दे दिया। अब साउथ में जाके देखिए, मैरियट होटल को दे दिया 12,000 रुपये महीने पे। 12,000 रुपये महीने पे तो आजकल आपको नोएडा में घर नहीं मिलेगा। 5 स्टार होटल को दे दिया, और एक दुकान उसने किराए पे लगाया 22 लाख रुपए महीने पे, और 12,000 रुपये 5 सितारा होटल को। 5 सितारा होटल को दे दिया गया। तो क्या हो रहा है? वक्फ की जायदाद को लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। एक बार जो वक्फ किसी खुदा के नाम हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन उसको बदला गया, लीज पे दे दिया गया, बेच दिया गया, कब्जे करा दिए गए। जानबूझ के वक्फ बोर्ड जाके केस हार जाता था, उसके वकील सेट हो जाते थे। तो ये सारी जो ज्यादती हुई है, इसको ठीक करने के लिए मोदी जी कानून लाए। अब मोदी जी लाए तो इसका विरोध करना है आंख बंद करके। ये तो गलत बात है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी साहिबा को मालूम होना चाहिए कि देश की संसद में जो कानून बना, उसमें उनकी पार्टी ने वोट किया है खिलाफ में ही, लेकिन वोट हुआ, पास हो गया। अगर लागू नहीं करना था तो वोट में भी नहीं शामिल होना था। अब बहुमत से लोकतंत्र चलता है। ये पास हो गया, अब ये लागू हो गया। वो दिल बहलाने को ये बात और मुसलमानों को बहकाने को ये बात कह रही है। अच्छा, ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में आग भड़का रही हैं, उस आग में बहुत से जो इंटरनेशनल जो पीएफआई जैसे संगठन है वो भी शामिल हो गए। जिस तरह से 17-18 जिले जो बंगाल के तनाव में हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी तो सबसे अपील है कि वक्फ एक्ट को पढ़ें, वो गलती ना करें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में किया था। लेकिन एक बात बताइए सर कि जो बातें कही जाती है कि मुस्लिमों में क्या आप लोग भरोसा पैदा नहीं पहले कर सकते थे, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ते? क्या कोई जल्दबाजी की गई? ये तो बहुत दिन से हो रहा था। पूरा जेपीसी बनी, एक झटके में। कहा हम चाहते तो एक झटके में पास कर सकते थे, जैसे अभी किया। हाँ। बहुमत था हमारे पास, लेकिन ये जेपीसी में गया। 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव आए, और तो कहाँ माना पूरी कमेटी गई। डिसेंट नोट्स जो गए उसको कहाँ माना? डिसेंट नोट जो थे, सब सुझाव को देखते हुए कमेटी ने जो निर्णय किया वो माना गया। और इसमें जो ये कहा गया था कि वक्फ वाइज जो यूज़र है उसकी जो सुझाव था, जदयू ने दिया और कई लोगों ने दिया, उसको भी माना गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आसार कदीमा की जो मस्जिदों के बारे में कहते हैं कि उस पर दावा ख़त्म हो जाएगा, कोई दावा ख़त्म होने वाला नहीं। जहाँ नमाज हो रही थी वहाँ नमाज होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शहनवाज हुसैन गारंटी दे रहे हैं? नहीं, हम पूरी गारंटी दे रहे हैं कि अच्छी नीयत से नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ की जायदाद, जिस वाकिफ ने जिस नीयत से वक्फ किया था, उस नीयत पर पूरी तरह अमल करेगी सरकार। मैंने जो विश्वास वाली बात कही थी अभी शहनवाज साहब आपसे थोड़ी देर पहले, उसके पीछे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था मेरा, इसीलिए पहले मैंने ये पूछा। पूरी कैबिनेट में आप एक मुस्लिम को नहीं रखते हैं मंत्री के तौर पर, शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार साहब हैं, क्या वजह है इसके पीछे? फिर कैसे कोई भरोसा करे? एक प्रतीकात्मक तौर पर भी तो कम से कम मुसलमान को रख सकते थे। इतने पुराने कद्दावर नेता शहनवाज जी हैं, मतलब मैंने आपको शुरू में ही कहा, वाजपेयी सरकार में आप मंत्री रहे, सबसे युवा मंत्री रहे, इतना अनुभव है आपका, बिहार सरकार में मंत्री, कम से कम आप ही को रख लिया जाता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कोई धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करते। और बाबा साहब ने, आज तो अम्बेडकर जयंती भी है, जब हमारा आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट जी, बाबा साहब ने कहीं संविधान में लिखा कि इस धर्म के लोग होने चाहिए, इस धर्म के नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा धार्मिक आरक्षण नहीं, धार्मिक उन्होंने तो ये कहा धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम तो सोचेगा ना कि शहनवाज जी हमारे नेता हैं बीजेपी में, क्यों नहीं उनको कोई पद दिया गया? हम लोग जो कर्नाटक में को 4% आरक्षण दे दिया पसमानदा मुसलमान को, बैकवर्ड मुस्लिम को, मंडल कमीशन के आरक्षण में से निकाल के 4%। हम लोग पसमानदा मुसलमान के खिलाफ तो नहीं, लेकिन हम लोग विरोध ये कर रहे हैं कि संविधान की रोशनी में वो सही नहीं। तो जब हम धर्म के नाम पर
कहीं पर आरक्षण नहीं है तो कैबिनेट में भी मुसलमान होना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आज निर्णय उन्होंने लिया, प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखें किसको नहीं रखें, ये देश की जनता चुनकर उनको अधिकार देती है। और प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं, अगर अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं कि मैं उस नहीं? पे आऊंगा, पहले नहीं आप skip मकान कर दे रहे रहे हैं सबको दे रहे मेरे हैं कि सवाल नहीं? से आप भाग रहे हैं। कोई एक भेदभाव मिनट, कर रहे हैं नहीं, क्या? उस पे मैं आऊंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है। कहीं पर उनका संबोधन हो रहा था, उन्होंने भाषण में इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस को चुनौती दी उन्होंने कि आप 50% मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, संसद में उन्हें लाइए, एक मुस्लिम को आप अपना बना लीजिए अध्यक्ष। तो वो कह रहे हैं कांग्रेस को कि आप 50% आरक्षण दीजिए, आप 1% तो किसी को कैबिनेट में लीजिए, एक को तो ले लीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी मुस्लिम ने को। पहले भी लिया है, नजमा हेपतुल्ला रही हैं कैबिनेट हाँ। में, मुख्तार अब्बास नकवी साहब रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कहा कि अगर आप तुष्टीकरण करते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं, तो आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना लिया उन्होंने? खाली मुसलमान का वोट का लालच रहता है। तो जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों पर करारा हमला बोला है, प्रधानमंत्री का मकसद ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप आरक्षण दीजिए, उन्होंने कहा आप 50% टिकट दे दीजिए मुसलमानों को, अगर बहुत बड़े ठेकेदार वोट बैंक के बन रहे हैं, ये कहने का मकसद उनका है। नहीं तो आप भी तो दीजिए ना, किसी एक मुस्लिम को तो मंत्रिमंडल में लीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, भाई, मंत्रिमंडल इस में देश की इतनी बड़ी देखिए, आबादी मुसलमान मैं है, चुनाव उसको नहीं जीत- लगता होगा कि भाई क्यों नहीं शाहनवाज जी क्यों नहीं है अच्छा, मंत्री? मैं हमारा कोई तो हो मंत्रिमंडल में वहां मैं पर। चुनाव नहीं जीता तब हाँ। भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बिहार में 3 साल के लिए एमएलसी और करीब 1.25 साल मैं बिहार सरकार का उद्योग मंत्री रहा कि नहीं, कैबिनेट मंत्री रहा। एमएलसी फुल टर्म भी तो हो सकता था सर, 3 साल के लिए। नहीं, पार्टी ने ज़रूरत समझा, हाफ टर्म दिया तो हाफ टर्म में काम किया। और इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते आपको पता है कि आप ही के ज़िले में 4 इथेनॉल प्लांट, बेगूसराय में, उसके अलावा वहाँ पर प्लास्टिक पार्क, वहाँ पर आप देखिए इथेनॉल का प्लांट के साथ साथ और जगह पेप्सी का बोटलिंग प्लांट, मुजफ्फरपुर में 4 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, लेदर पार्क, बक्सर के अंदर, पूरे बिहार के अंदर 17 इथेनॉल प्लांट बने। अगर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मंत्री न बनाया होता तो इतना कर पाते? बेहतरीन काम करके हमने दिखाया वहाँ। नहीं तो इतना जो आपने किया उसी की वजह से तो नहीं फिर आपको वहां से जाना पड़ गया? अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो 17 मेरे ख्याल से इथेनॉल प्लांट आपने वहां खुलवाए। बिहार जैसे राज्य में जहां उद्योग धंधे लगभग नहीं के बराबर हैं, आप उद्योग मंत्री बने, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा था। मेरा घर मोकामा है, कई दफ़े उस दौरान मैं आपसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा करता था, अक्सर आप बिजी मिलते थे कि आज वहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, इस तरीके से बहुत काम आपने किया, लेकिन क्या मिला, उसका परिणाम क्या है ये बताइए। पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हम लोग होते हैं, कुछ सरकार में काम करते हैं, कुछ पार्टी में काम करते हैं। दिन रात मकसद होता है कि देश को आगे बढ़ाना है। जो जिम्मेदारी जिसको मिलती है, जो नेतृत्व देता है, वो काम करते हैं। और पार्टी के साधारण कार्यकर्ता होना भी भारतीय जनता पार्टी में गर्व की बात है। 18% जो बिहार में आबादी है मुस्लिमों की, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को लगा कि कहीं उसके प्रतिनिधि के तौर पे आप उभर रहे हो, कुछ लोग डर गए हों? राजनीति में तो बहुत खेल होते हैं ना। नहीं, ये हम तो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न पार्टी मुझे देखती है। पार्टी ने मुझे बिहार में मंत्री बनाया था तब भी एक कार्यकर्ता के नाते बनाया था, और अभी भी पार्टी काम ले रही है तो कार्यकर्ता के नाते। और मैं अच्छा काम कर रहा था तो मेरे से पार्टी क्यों डरेगी? मेरे विपक्षी मेरे से डरते, पार्टी क्यों डरेगी? पार्टी नहीं डरेगी, लेकिन पार्टी में बैठे कुछ लोग हो सकता है डर रहे हो, भीतरघात कर रहे हो। कोई हमारी पार्टी में जो निर्णय होता है वो सोच समझ के होता है। अभी पार्टी ने प्रवक्ता का काम दे रखा है और उसी काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आपका जो अनुभव रहा सरकार में रहने का, तो उसका और भी कहीं कहीं पर उपयोग किया जा सकता था सर। एक इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, उसके बाद मैं आगे कुछ और मुद्दों पर आऊँगा और फिर उसको मैं जोड़ रहा हूँ उसी सवाल से। मुस्लिमों की बात होती है तो आप प्रतीकात्मक तौर पर ही सही मुस्लिमों से किसी को तो एक प्रतिनिधित्व तो दे सकते थे, मंत्रालय में रख सकते थे, मंत्रिमंडल में रख सकते थे। देखिए, हम लोग विपक्ष को आप मौका नहीं देते हैं बोलने का। अगर विपक्ष आपको घेरता है, आप कह सकते हैं भाई देखिए शाहनवाज हुसैन है तो मंत्री मुस्लिम समुदाय से हैं। नहीं, हम लोग कोई प्रतीकात्मक काम नहीं करते। हम लोग जो करते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं पूरा अच्छे मन से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इस देश में धर्म के नाम पर ये देश बटा है, धर्म के नाम पर कोई काम वो नहीं करते। उनके नज़र में भारत में रहने वाले चाहे
जो 140 करोड़ लोग हैं सबको एक निगाह से देखते हैं। जब वो गुजरात में थे तो 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, जब देश में आए तो अपने पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं, और यही काम नरेंद्र मोदी जी का है। अगर मैं आपसे वक्फ पे एक सवाल पूछना चाहूँ सर, मैं एक सवाल में रह गया था कि आपके लिहाज से 2 ऐसे बड़े काम वक्फ कानून के बाद आपको लग रहा है उससे मुस्लिमों की सेहत में, आर्थिक सेहत में किसी भी तरीके से सुधार होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा सुधार होगा। जो वक्फ की बहुत कीमती ज़मीन है हुँ, उसका सदुपयोग किया जाएगा। उसमें जो लूट हो रही थी, लूट की छूट बंद होगी। उससे जो इनकम आएगा वो इनकम जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके अन्य काम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। जो मुस्लिम विडो हैं उनके लिए काम होगा, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए काम होगा। सबकी चिंता हमारी सरकार करेगी। अच्छा, मैं कुछ आपको बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जैसे कि साउथ के सुपरस्टार हैं थलपति विजय, उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। क्या आप लोगों के मन में कोई संशय है इसको लेकर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, हुँ, आंदोलन करने का भी अधिकार सबको है, हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो, लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उसको इजाज़त है। लेकिन दुष्प्रचार करना, जो चीज़ वक्फ में नहीं है वो मुसलमानों को समझाइए, उनको भड़काइए। मस्जिद में जुमा के दिन ऐलान कर दीजिए। अरे मस्जिद इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं है। मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, न कि नेताओं के फरमान पर वहाँ अमल करने के लिए नहीं जाते। लेकिन जानबूझकर हर जगह, खासकर जमायतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रहा है। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गलती सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में उन्होंने की थी, वही गलती आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कर रहे हैं। एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ताजमहल भी वक्फ की प्रॉपर्टी है? क्यों इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं सामने? ताजमहल देश की प्रॉपर्टी है, और ताज जो है वो सबका है। ताजमहल पे सबका अधिकार है। यहीं का पत्थर है, यहीं का ईंटा है, यहीं के मजदूरों का पसीना है, और तब ये ताजमहल बना है। बनाया मुग़ल ने, लेकिन बनाने वाले हिंदुस्तानी ही थे। मोहब्बत की निशानी। अब मोहब्बत की थी, यहाँ बहुत सारी निशानी है। यहाँ तो राधा कृष्ण की मोहब्बत की निशानी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया जी, मोहब्बत तो राधा कृष्ण की लोग करते हैं। राधा जी का नाम और कृष्ण जी का नाम मोहब्बत की निशानी में लेते हैं। अपना अपना तरीक़ा है। जी। अब मोहब्बत की निशानियाँ हमें किसी और संस्कृति से क्यों सीखना है? हमारी संस्कृति में मोहब्बत की बहुत सारी निशानियाँ हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मौलाना अंसार रज़ा हैं, वो कह रहे हैं कि अंबानी की बिल्डिंग बचाने के लिए वक्फ लाया गया। गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बयान। अंबानी की बिल्डिंग में का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान है। क्यों इस तरह की बात कही जा रही है फिर? कुछ भी नहीं मिला, भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित कर दो। हाँ, ये कह दो कि साहब आपकी मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, आपकी ईदगाह छिन जाएगी। एक न मस्जिद छिनना, न कब्रिस्तान, न ईदगाह। 1 इंच ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं है। हाँ, जो नाजायज़ कब्ज़े का दावा है वो ज़रूर ख़त्म होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है, जो वाकिफ़ ने जिस नीयत से वक्फ की, उसको अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा। लोगों को अमित शाह जी की बात पर विश्वास करना चाहिए। एक तस्वीर सामने आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। केरल में वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन में हमास की तस्वीर पर विवाद हुआ है। कौन लोग हैं ये, कौन कर रहे हैं ये सब, क्या हो रहा है ये? देखिए, एसडीपीआई जो है और जो पीएफआई है, ऐसे संगठन केरल में बहुत एक्टिव है, और वो बहुत प्लानिंग से, कई बार सरकार ने एक्सपोज किया है, वो मुसलमानों को देश के भड़काने में लगे हैं, और वो इस तरह की बात करते हैं। हम जब ये देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। यहाँ हमें हमास और फ़िलिस्तीन इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उनका मुद्दा है। हमारे यहाँ
कोई भी दिक्कत है, दुश्वारी है, तो भारतीय तरीके से उसका विरोध अपक्ष लिया जाता है। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एकदम वक्फ के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है। जो चीज़ वक्फ में नहीं है वो बताया जा रहा है और वो चीज़ समझाया जा रहा है। आंदोलन के रास्ते पर धकेला जा रहा है, टकराव का रास्ता अपनाया जा रहा है। एक बात और बताइए सर, जैसे मुस्लिमों से संबंधित सवाल मैं जानबूझकर आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपसे मजबूत चेहरा मुझे कोई नज़र नहीं आता है जो इस पर अपनी बात रख सके, कि जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं या फिर बीजेपी के कुछ नेता जो बयान देते हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि वक्फ को लेकर अगर आपकी मंशा ठीक भी है तो लोगों के मन में, मुस्लिम समाज के मन में संशय है, जैसे बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हो, या फिर आपके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बचौल साहब जो हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं बिहार वाले, वो जिस लाइन पर बातें कहते हैं कि पहले बिहार हिंदू राज्य बनेगा फिर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, आपके दो सवाल हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जो है, हम बटे थे तो कटे थे। एक ही बार तो बटे हैं हम 47 में। उसके बाद कोई माई का लाल भारत को बांट नहीं सकता और न बांट सकता है, न बांट सका है, न बांट सकेगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं और सेफ हैं। जब हम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें कहाँ कहते हैं हिंदू समाज या मुस्लिम समाज। हम तो ये भारतीयों को ध्यान में रख के करते हैं। किसी को बंटना नहीं है, न जात के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न भाषा के नाम पे, न लिंग के नाम पे। बंटना नहीं है। हम सबको एक रहना है, सेफ रहना है और मिलजुल कर इस राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। यही हमारे देश का मंत्र है। जहाँ तक है हिंदू राज्य की बात, तो भारत तो हिंदू बहुल राष्ट्र है ही, लेकिन भारत सेकुलर राष्ट्र, सेकुलर है। हाँ, भारतीय संविधान में सबसे बड़े बाबा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। और आज बाबा साहब का कहा जन्मदिन ही है। उन्होंने संविधान में जो लिख दिया है कि ये सबको लेकर चलेंगे, तो वही तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो संविधान है वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी अपनी बात रखना, लोग अपने अंदाज में कहते हैं, धैर्य अलग रहता है, लोग विश्लेषण अलग कर लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का विश्लेषण कितना गलत किया गया, जबकि कहने का मकसद यही था कि हम सबको बंटना नहीं है। अच्छा, आपके मुताबिक विश्लेषण गलत हो गया। हाँ, विश्लेषण और हमारे विरोधी कह देते हैं। जो और बचौल साहब जो बयान देते हैं, क्या एमएलए जो है आपके बीजेपी के वहाँ, कि भाई हिंदू राज्य पहले बिहार बनेगा उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। भाई, जो संविधान से ही देश चलेगा। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। मैं बस यही कोट आपको याद दिलाता हूँ। आप लोग ये कोट तो याद नहीं रखते। तो ये कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है जो मैंने आपको दिया, अनकोट। तो वाजपेयी जी वाला ही जमाना है अभी भी। ये देश सबके लिए, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करेगा, जो इसके जननी मातृभूमि मानेगा, जो इसको मादरे वतन मानेगा, उसके लिए देश में सम्मान है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये मुल्क, अगर आप इस मुल्क का सम्मान करेंगे, भारत माता मानेंगे, तो आपको सीने से लगाया जाएगा, पलकों पे बैठाया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं सर कि जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे इसको जोड़कर देखा जाए कि हिंदू मुसलमान करो? देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। ये कोई एक परिवार की, कोई अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी के परिवार की पार्टी नहीं है, सोनिया जी, राहुल जी परिवार की पार्टी नहीं है, ये लालू जी, तेजस्वी जी वाली पार्टी नहीं है, ये स्टालिन, करुणानिधि वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ बोलने का अंदाज अलग अलग होगा। यहाँ गिरिराज भी हैं और शाहनवाज भी हैं, तो दोनों का बोलने का टोन अलग हो सकता है, लेकिन ध्येय हमारा एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उस रास्ते पर का, अब एक बात को आपके यहाँ 10 लोग पॉडकास्ट करेंगे, 10 तरह से सवाल करेंगे, लेकिन ध्येय तो सवाल का एक ही होगा। तो बोलने का भी अंदाज अलग अलग है। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं हो, शायद उतर जाए लोगों के दिल में मेरी बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कहते हैं और अभी भी आपने जिस तरह से सारी बातें रखी हैं, लेकिन
कुछ नेता जो अतिवादी हो जाते हैं, कुछ अलग लाइन पर जाकर अपनी बातें रखने लगते हैं, क्या आप ये मानेंगे ईमानदारी आपको से? अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं याद आते 15 मिनट वाले? अभी भी असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर बोलते हैं भाई अभी मीटिंग में 15 मिनट बाकी है। घड़ी देखकर। हाँ, घड़ी देखकर। पहले तो वो अपने भाई के बयान का बचाव कर रहे थे, अब असदुद्दीन ओवैसी को भी मज़ा आ रहा है। तो भड़काऊ भाईजान जो हैं वो नहीं दिख रहे, आपको हमारे लोग दिख रहे हैं। नहीं तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? नहीं, देखिए, इस देश में शालीनता से सबको मानना चाहिए कि ये देश एक है और इस देश में सबको मिलजुल कर रहना है। किसी को भड़काऊ बयान नहीं देना है, किसी को भड़काना नहीं है, सबको मिलकर ही रहना है। यहाँ जो भारत के नागरिक हैं वो भारत में ही रहेंगे। हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ हैं, लेकिन जो भारत का नागरिक है, चाहे उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ, इस देश को अपनी जननी मातृभूमि मातृ वतन मानेगा, हम उसके साथ खड़े। बिहार की राजनीति कहाँ जाती हुई दिख रही है इस बार? क्या संभावना देख रहे हैं अब की बार 200 के पार। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे तो कुछ सीटों पर फायदा हो गया था तेजस्वी यादव जी को। अच्छा। और इस बार बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार 200 से ज़्यादा सीट पहले भी हम जीत चुके हैं, बीजेपी जेडीयू मिलकर। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और इस बार तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा वाला भी सीट नहीं मिलने वाली है, यानी वो 23 सीट से नीचे रहने वाले हैं। और अभी तो कांग्रेस और उनमें द्वंद है। कांग्रेस पार्टी उनको नेता मानने को तैयार नहीं, तेजस्वी यादव 70 सीट देने को तैयार नहीं, क्योंकि पिछली बार 70 लड़ी कांग्रेस, 51 हार गई। कांग्रेस दम लगा रही है। कन्हैया कुमार अभी यात्रा कर रहे थे वहाँ पे। कन्हैया गए तो डूबना ही तय है। कहाँ गए? बेगूसराय लड़े, कन्हैया हार गए। दिल्ली लाके आजमाया, हार गए। कन्हैया आए दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस को मिला 0 दिल्ली राज्य में। अब कन्हैया गए बिहार, कांग्रेस हो सकता है कि 0 का रिकॉर्ड बिहार में भी बना ले। इसमें राहुल गांधी उतर गए साथ में। राहुल गांधी तो दिल्ली में भी उतरे थे साथ में, क्या मिल गया? 0 ही तो मिला। 0 से बड़ी मोहब्बत हो गई है कांग्रेस को। आरजेडी को इससे तनाव तो नहीं हो रहा होगा? आरजेडी और कांग्रेस में ज़बरदस्त तनाव है, हो रहा है। खड़गे साहब और तेजस्वी यादव मिलेंगे, एक दूसरे पर दबाव बनाने का पूरा तरीका है। ये जो यात्रा हुई है चंपारण से लेके बेगूसराय तक, तो बेगूसराय आए होंगे तो देखा होगा पेट्रोलियम में कितना बड़ा काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। एनटीपीसी देखा होगा, खाद का कारखाना देखा होगा, इथेनॉल प्लांट देखा होगा, वहाँ पे प्लास्टिक पार्क देखा होगा, वहाँ पर जो इतना अच्छा घाट बना है मोकामा पुल पार करते हुए जी, वो देखा होगा। तो अगर शाम में राहुल गांधी रुके होंगे तो उनको यकीन नहीं आया होगा कि ये बिहार है। इतनी तरक्की की राज सिंह जब से सांसद बने हैं बिहार में हुआ है, खासकर बेगूसराय, उस पूरे इलाके में। पूरे काम तो आपके वक्त भी बहुत हुआ था, आप जब उद्योग मंत्री थे। हाँ, तो आपको बुरा लग सकता है कि मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ बार बार, लेकिन आपने भी उस दौरान बहुत काम किया था, बहुत अखबारों में छपते थे। अपनी कोई भूमिका देखते हैं आने वाले दिनों में वहाँ पर? हमारी भूमिका राम सेतु में जिस तरह गिलहरी की भूमिका थी कि वो भी एक एक कण उठा के रख रही थी, तो मेरी भूमिका बड़ी नहीं है। मेरी पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है मेरी, और एक सक्रिय सदस्य के नाते, मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य के नाते पूरी ईमानदारी से कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते, सरकार एनडीए की बने नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में? नहीं, नीतीश जी की तो तबीयत ही सवालों के घेरे में है। कौन कह रहा है आपको? बार बार वो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। कोई तस्वीर नहीं आ रही। वो राष्ट्रगान के वक्त ताली बजाने लग जाते हैं और एक आध बार देखिए, बुजुर्ग हैं, एक आध स्लिप हुआ होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी आज भी सबसे अनुभव वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है देश में तो नीतीश कुमार है। नहीं, अनुभव और तबीयत का ठीक होना दोनों दो चीजें हैं। आप है ना, आपने कहा ना कि 2 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो अनुभव आपने 2 दशक में पाया, कोई आज आकर वो अनुभव नहीं पा सकता है। तो नीतीश कुमार जी के पास 2 दशक का
आपके पास पत्रकार का अनुभव है, उनका उनके मुख्यमंत्री पास का मुख्यमंत्री का पार्टी अनुभव भले है। बदलती रहे, मुख्यमंत्री हाँ, वही रहे, लेकिन तो तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं कितना उनकी काम सेहत को हुआ है लेके। बिहार में, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंडस्ट्री, सब क्षेत्र में काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में लॉ है। एंड ऑर्डर, तेजस्वी हर रोज सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन्होंने जंगल राज स्थापित किया हो जिनके राज में, वो हम लोगों पर क्या सवाल उठाएंगे। आज अगर कहीं भी अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं। बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जा सकते। अपराध और अपराधियों पर नीतीश कुमार हरदम सख्त रहते हैं। तो अगर कहीं अपराध हुआ तो उसमें पकड़ा गया है। पुलिस वाले की हत्या हुई, उसमें पकड़ा गया। आरा में सोना लूटा गया, तुरंत पकड़ा गया सब। तो बिहार में एक अच्छी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी तो बार बार जा रहे हैं, अभी भागलपुर गए, अब मधुबनी जा रहे हैं। पटना का एयरपोर्ट बन रहा है, पटना में मेट्रो दौड़ेगी। लोग बिहारियों के बारे में क्या राय बना के रखते थे, ज़रा एक बार बिहार आकर देखें कैसा चमक रहा है बिहार। आप बिहार जाते हैं, कोई सड़क टूटी मिलती है? पहले आपको 4 घंटा 3.5 घंटा मोकामा जाने में लगता था पटना से। अब आप 1 घंटा के अंदर। हाँ, ये बात तो सच है, ये आप सही बोल रहे हैं कि सड़कों पे भी काम हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन शाहनवाज जी, आप भी जानते हैं, जो नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल रहा या उसके बाद के कुछ वर्ष रहे, बहुत शानदार काम हुआ लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी, बाकी चीज़ें भी हुई। लेकिन हाल के दिनों में क्या आपको नहीं लगती है कि ये चीज़ नहीं लगती है कि जो जिस तरह का काम नीतीश कुमार जी वो करना चाहिए था नहीं कर पाए? क्यों चूक गए, कहाँ चूक गए? नीतीश कुमार जी चूके कहाँ हैं? वो तो कामयाब हुए। बिहार की तकदीर बदल सकते थे, तकदीर विकसित राज्य बदल बना दी, सकते थे उसको। बिहार की तकदीर बदल गई, बिहार की तस्वीर बदल गई। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जगह जगह। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अगर कहीं बन रहे हैं तो बिहार के अंदर बन रहे हैं। पूर्णिया में बन रहा है, सुल्तानगंज में बन रहा है। एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा सोनपुर के आसपास। बिहटा का एयरपोर्ट अपग्रेड हो रहा है। और कई ज़िले में, सुपौल ज़िले में, उधर चंपारण में बन रहा है। तो बिहार के अंदर तो पटना में मैंने कहा मेट्रो दौड़ेगी। बिहार के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं। कोई काम जो हमने शुरू किया था वो रुका नहीं। ठीक है, जब मैंने एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर काम संभाला तो लोग बड़े तंज करते थे कि वहाँ आप इंडस्ट्री मिनिस्टर होकर क्या करेंगे। लेकिन आज देखिए, मक्का का दाम डबल कर दिया नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिसी ने। इथेनॉल पॉलिसी बिहार ने भी बनाई। सब लोग वहाँ गए जहाँ 1100-1200 का मक्का आपके मोकामा में बिकता था, आज फ़ोन कर लीजिए 2300-2400 में मक्का बिक रहा है। किसानों के चेहरे पे लाली है। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है बिहार। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। और बिहार के लोग अगर पढ़े लिखे हैं और दिल्ली में, मुंबई में या देश में, हम लोग तो गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस में जाके काम किए, तो अपने देश का अधिकार मानते हैं, हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। बड़ी तादाद में बिहार के लोग बिहार के बाहर भी काम करते हैं और लेकिन बिहार से लगाव रखते हैं। तो आज बिहार तरक्की के रास्ते पर है, इसको रुकने नहीं देना है। ये जो ब्रेक लगाना चाहते हैं, हैंड ब्रेक, तेजस्वी यादव, वो हम लोग लगने नहीं देंगे। बिहार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से और आप कह रहे हैं हैंड ब्रेक लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जंगल राज कहते थे, महाजंगल राज है अभी। तो अब कहने को क्या होगा, वो तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन बिहार के अंदर आज भी पुलिस वालों पे हमले हो जा रहे हैं। नहीं, पुलिस वाला हमला रोकने जाता है तभी हो रहा है ना। पुलिस वाला अपराध नियंत्रण करने जा रहा है। तो लालू जी के ज़माने में क्या होता था? लालू जी के ज़माने में तो लोग कार उठा के ले जाते थे, पैसा नहीं मांग पाता था कार मालिक। कई इंडस्ट्रीज पलायन कर गए वहाँ से। आज बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी उद्योगपति के दरवाजे पर जाके रंगदारी मांग ले। एक भी रंगदारी की कोई खबर आ रही? अगर कोई रंगदारी मांगेगा तो वो अक्षा नहीं जाएगा। यह है बिहार। लालू यादव का जो जमाना था उसको अभी आप कैसे बताइए मत, उससे डर लगने लगता है। हाँ। सोचना भी नहीं चाहते, रोंगटे खड़े हो जाते। क्या दौर था। क्या देखा था आपने उस वक्त? नहीं, हम लोगों ने तो देखा, हम लोग तो बालिग थे उस जमाने में। हाँ। कि किस तरह शाम अंधेरा होने के बाद लोग निकलते नहीं थे। लड़कियां 4 बजे के बाद घर आ जाती थी। कहीं डकैती, कहीं रंगदारी। आपको याद है अटल जी भागलपुर गए थे और उन्होंने कहा कहाँ है मेरा किसले। छोटे से बच्चे का अपहरण हो गया था, उसी से उनकी एक लाइन से बिहार बदल गया था। तो ये अब अपहरण, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, सब पर लगाम लगा है। शराबबंदी हुई है तो लोग उससे कम से कम नशा से दूर हुए हैं। शराबबंदी सफल कहाँ है?
अब देखिए जब कोई नकली चीज़, शराब मिल रही है, अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, लोगों की जान चली जा रही है। अब शराब तो देखिए हमने शराबबंदी की हाँ। क्योंकि महात्मा गांधी की कर्म भूमि है बिहार, चंपारण से ही वो गांधी बने, बिल्कुल, महात्मा बने। महात्मा बने। हाँ, तो उनके लिए नीतीश कुमार जी के मन में बहुत भाव है। आपने देखा होगा बापू घर बनाया उन्होंने पटना के अंदर, बापू की चीज़ों को लेकर वो चलते हैं। तो शराबबंदी किया। अब शराबबंदी में जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, राजद के कई एजेंट हैं जो शराब का काम कर रहे हैं, उन सब आरजेडी पर के एजेंट लगाम हैं वो। लगाया जा रहा है। ज़्यादातर राजद समर्थित ही हैं, वो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लगाम लगाया शराब माफिया पे भी और बालू माफिया पे भी। आप लोगों पर जो आरोप लग रहा था कानून को लेकर कि पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो मैं बीजेपी के कुछ नेताओं को सुन रहा था, वो चंपा विश्वास कांड याद दिला रहे थे और बहुत सारी बातें कह रहे थे। वो सब मामला क्या था? मुझे लगता है कि उस दौर के चूंकि आप नेता हैं, आप किस तरीके से मैंने देखते हैं कहा ना चीज़ों कि को? मैं उस दौर को याद ही नहीं करना चाहता। मैं तो जानता हूं कि आपका पॉडकास्ट तो बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, बहुत जल्दी आप इतने पॉपुलर हो गए हैं कि क्योंकि एज ए एंकर तो आपको पूरे देश ने देखा है। अब पॉडकास्ट पर जो आपके, मैंने पीछे 2 पॉडकास्ट देखे और उसमें जो सवाल हैं, तो ये पॉडकास्ट भी बिहार के लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल, और देश के लोग भी देखेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ नए बिहार को याद कीजिए, पुराना दौर को हम ज़रूर याद दिलाते हैं कि उस दौर में शाम में कोई निकल नहीं पाता था, बिहार के लोग बिहार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। अच्छे घर के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर आए थे। आज बिहार ऐसा है कि पटना में फ्लैट खरीदेंगे वो महंगा मिलेगा और नोएडा में सस्ता मिलेगा। जमीन की कीमतें एकदम आसमान छू रही हैं। सच्चाई जमीन है की ये कीमत पटना में। हाँ, बिहार में, फ्लैट खरीदना सिर्फ हो, कुछ पटना भी में हो। नहीं, हाँ, आपको मोकामा में बिल्कुल, जो बिल्कुल, हाँ। आपकी जमीन की कीमत है, जितना आपने तनख्वाह में नहीं कमाया उससे ज्यादा इन 20 सालों में आपके जमीन का इतना रेट बना जितना आप कमा नहीं सकते। इतनी, कई लोग मुझे मिलते हैं कि साहब जीवन भर नौकरी किया, पिताजी ने 10 कट्ठा जमीन दिया था, वो 10 कट्ठा जो 1 लाख रुपए कट्ठा था वो 4 करोड़ रुपए कट्ठा हो गया, 2 करोड़ रुपए कट्ठा हो गया, ये कहते हैं लोग। बेगूसराय में कारू बाबू ने इथेनॉल प्लांट लगाया, उसके बगल वाली ज़मीन थी वो 2 लाख 1 लाख रुपए कट्ठा मिल रही थी, अब 50 लाख रुपए कट्ठा है। इतने कम वक्त में? इतने कम वक्त में क्या हो गया सर? इंडस्ट्री लग गई, उम्मीद जग गई। आप मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बड़े लोग वहाँ जाके शूटिंग करते थे, देखिए ये चीनी मिल है, बंद है, कुछ नहीं हो रहा है। वो चीनी मिल की ज़मीन नीतीश कुमार जी ने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को दे दी और हमने वहाँ 4 इथेनॉल प्लांट लगा दिया। एक पंचायत में 4 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, 2 मेगा फूड पार्क था, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 1 मेगा फूड पार्क बिहार को हमें दे दिया, हमने मुजफ्फरपुर को दिया। वहाँ देखिए, आप शाम में जाइएगा तो आपको लगेगा ऐसा चमक रहा है मुजफ्फरपुर जैसे आप फरीदाबाद आ गए हो, इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए हो। तो बिहार तरक्की कर रहा है। अब बिहार के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिहार के लोगों का हक है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी अगर कोई अच्छा कॉलेज होगा, स्कूल होगा तो पैसा देकर पढ़ने जाते हैं। कोई बिहारियों को फ्री नहीं पढ़ा रहा। तो बिहार के लोग पढ़ने में, और जगह के लोग हैं वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। बिहारी बचपन से ही, छोटा बच्चा भी कहता है कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो अगर बिहार के लोग, क्योंकि हमारे DNA में पढ़ाई है, नालंदा और विक्रमशिला कहाँ था? बिहार में ही, भागलपुर में विक्रमशिला और नालंदा बिहार में। तो हम लोगों का यहाँ बोरा बिछा के भी जो बच्चे पढ़े हैं, मैं भी बोरा बिछा के ही पढ़ा हूँ। उस ज़माने में हमारे कैसे पढ़े? कोसी आपके में बारे तो- में थोड़ा जानना चाहता हूँ, चूंकि पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हम लोग हैं। बचपन कैसा रहा आपका? किस तरह के देखिए, परिवार से आप आते हैं? मैं हाँ, बिहार के सुन्नी सैयद घराने में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी टीचर थे, बचपन में उनके माता पिताजी का देहांत हो गया तो उनके भाइयों ने उनको पाला। वो टीचर हो गए सुपौल में, और सुपौल में ही हम लोग बस गए। और वहीं पर विलियम्स हाई स्कूल में, उर्दू मिडिल स्कूल में हम शुरू में पढ़े। मैं गया हूँ उस स्कूल को, देखा हाँ, मैंने। और उसके बाद विलियम्स हाई स्कूल में पढ़े। तो हमारे टीचर थे कालीचरण मिश्र, और प्रिंसिपल थे। फेयरवेल हुआ 10th में, और
कालीचरण मिश्र जी ने कहा तुम में से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनेगा और तुम में से कोई ललित बाबू की तरह भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनेगा। तो और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, क्योंकि मैं सरस्वती पूजा कमेटी का अध्यक्ष होता था। अच्छा। हाँ, वहाँ ये नहीं मैं बीजेपी में था। हाँ। आप समझिए कि बीजेपी में था। हाँ। हमारे यहाँ सुपौल में लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग मैथिली बोलते हैं और खान पान भी एक है। कोई गौ मांस का सेवन सुपौल में नहीं होता, कोई भैंस की मीट की भी दुकान नहीं है वहाँ। सब लोग एक जैसे मिलजुल कर रहते हैं, वही संस्कृति हमारी रही और कल्चर हमारा बहुत मजबूत है वहाँ। तो मैं फिर मिनिस्टर हो गया भारत सरकार में। नहीं, सरस्वती पूजा कमेटी पहले। हाँ, सरस्वती पूजा कमेटी थी। हाँ। तो उसका भी पूरा देख रेख मैं ही करता था। अच्छा। तो मुझे एक्टिव मानते थे, तो उन्होंने कहा कि यही बन सकता है और मैं बन गया। वो अभी काली बाबू जिंदा है। अच्छा जी, अभी भी वो हयात से हैं। और जब मैं मंत्री बनकर लौटा, क्या उम्र थी सर आपकी उस वक्त? सबसे युवा मंत्री बने आप भारत सरकार में। नहीं देखिए, बिहार में हाँ। सबसे कम उम्र में भारत सरकार का राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। अच्छा। सबसे कम उम्र में इंडिपेंडेंट चार्ज कोल मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। और भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। मैं 30 साल में भारत सरकार का मंत्री बना और 32 साल में मैं भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन का बना, नागरिक उड्डयन का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरोसा किया, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, बहुत विश्वास करते थे। और उसके बाद मैं किशनगंज में 99 में वहाँ जीता था तस्लीमुद्दीन साहब को, अब दुनिया में नहीं है, बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता, बहुत उनको बड़ा नाम पराजित था। करके फिर मैं 2 बार भागलपुर से चुनाव जीता, यानी 14वीं लोकसभा, 15वीं, 13वीं मैं जीता किशनगंज से, 14वीं और 15वीं जीता भागलपुर से। और सिर्फ 16वीं लोकसभा में मैं 8000 वोट से रह गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में महज 8000 वोट से। जी जी। अच्छा। और फिर मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया मुझे बिहार की खिदमत करने का। मैं तो देश में मंत्री के तौर पे काम किया, बिहार में कभी काम नहीं किया था, लेकिन उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे बिहार भेजा और इंडस्ट्री मिनिस्टर का जिम्मा दिया, उसमें मैंने काम किया। अभी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। और एक मुस्लिम के तौर पर बीजेपी के अंदर अपनी इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, हाँ, ये बात सही है कि कभी आपने आपको अपने अलग फील किया वहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मेरी पार्टी मेरे बारे में जो भी निर्णय करती है उसमें मेरा धर्म नहीं देखती। मैं तब तक ही काम करूंगा जिस दिन मेरे साथ धर्म के नाम पे कुछ फीलिंग आएगी मुझे कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव या व्यवहार हो रहा है, उस दिन मैं काम नहीं करूँगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे बारे में जब भी कोई निर्णय हुआ है कार्यकर्ता के नाम पे, और मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया उतना किसी को नहीं दिया। भाई, इतने कम उम्र में कैबिनेट मंत्री किसको बनाया? 18 साल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर में रहा, यानी 2005 से पिछले साल ही शिवराज जी, गडकरी जी, मैं उससे बाहर आए। इतने साल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखा, कोई बिहार से नहीं था, अभी भी नहीं है। तो इतना सम्मान मेरी पार्टी ने दिया है, पार्टी भरोसा करती है। और पूरे देश के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं बचपन में हूँ, मैं किसी पार्टी से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं मतलब बॉर्न बॉटअप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। संघ से भी जुड़े रहे आप? नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद के नेताओं के कांटेक्ट में था, फिर मैं युवा मोर्चा में था। और जगत प्रकाश नड्डा जी जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने पहली बार मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा में लिया। फिर उमा भारती जी आई तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया। फिर मैंने पूरे देश में गौवध पे प्रतिबंध लगे, कृपात्री जी महाराज थे, मैं उनका बड़ा भक्त हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने गौवध पे प्रतिबंध के लिए बड़ी कुर्बानी दी, बहुत साधुओं की हत्या हुई थी इंदिरा जी के राज में। और मेरे मन में था कि हम आप एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे कप पहन रहे हैं, बोली एक, भाषा एक, पूजा पद्धति तो अलग होती है। कई लोग सनातनी हैं, कई आर्य समाजी,
कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कई लोग नहीं करते, कई निरंकारी हैं, कई राधा स्वामी हैं। आप देखिए कई राम रहीम को मानते हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान जो है उनका सब कुछ है, लेकिन खाने के मामले में हमारी प्लेट भी एक होनी चाहिए। मैं शुरू से, ये कोई मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने शुरू से जब मैं, क्योंकि सुपौल में कोई गौमांस का सेवन नहीं करता, तो मुझे लगा कि मुस्लिम समाज को बढ़कर खुद कहना चाहिए कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि मेरी थाली में अगर आप खाएं, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन है, लेकिन बिहार में तो आप जानते हैं ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, और मैं मिथिला का हूँ, मैथिल हूँ, तो हमारे यहाँ तो मैथिल लोग मछली पान मखान माछ, पान मखान बहुत खाते हैं। हम वहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं, हम तो सुपौल जाते हैं, सहरसा जाते हैं, तो हिंदी में बात ही नहीं करते, मैथिली में ही बात करते हैं। तो हमें लगा कि अगर हमारे प्लेट में भी एक जैसा हो, अगर नॉनवेज खा रहा है तो ये ना पूछे कि किस चीज़ का मांस, तो ऐसा माहौल बनाया जाए। अच्छी बात है कि गौवध पे प्रतिबंध खुद से मुस्लिम समाज आगे आया है, और गौवध अब नहीं हो रहा है कहीं, और कोई हिम्मत कर भी नहीं सकता, इतनी सख्ती भी है। तो और प्रेम से भी गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध हो, यह मैं चाहता हूँ। तो मेरे ज़िंदगी का मकसद मंत्री बनना, ये बनना नहीं, मेरे ज़िंदगी का मकसद ये है कि भारत माता की दो आँखें हैं, हिंदू और मुसलमान, एक भी छोटी हो जाएगी तो भारत माता की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए दो बड़ी कम्युनिटी है, दुनिया में इतनी दो बड़ी कम्युनिटी साथ में नहीं रहती है। कई देशों की इतनी आबादी नहीं है जो मुस्लिम राष्ट्र हैं। सेकंड मुस्लिम जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है आफ्टर इंडोनेशिया, वो भारत में है। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों को कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका दो लाइन में विश्वास के रास्ते। शहनवाज साहब, दो लाइन में पूछूं, मोदी और मुसलमान क्या रिश्ता है? बिल्कुल छोटे में, संक्षिप्त में। मोदी और मुसलमान का रिश्ता इस देश की मिट्टी का रिश्ता है। जो भारत में पैदा हुआ और जिसने इसको जननी मातृभूमि माना, मोदी उसको अपने गले से लगाते हैं, अपने पलकों पे बैठाते हैं। एक बात और बताइए, जैसे बार बार चूंकि मुस्लिमों की बात हो रही है, तो अपने देश में जो मुसलमानों की आबादी है उस लिहाज से कई बार जो आपके बीजेपी के नेता बयान दे देते हैं कि दोयम दर्जे के नागरिक की तरह देखने की कोशिश करते हैं, क्या वो गलत नहीं है? देखिए, बयान मोदी जी, अमित शाह जी दें, हमारे पार्टी अध्यक्ष दें, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर दें, जो नेतृत्व तो यही है पार्टी का जी, तो वो कोई बयान है तो बात हो। अब हमने कहा कि हमारे यहाँ तो फ्रिंज एलिमेंट है इस तरह की बात जो कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ टेस्ट टीम जैसी है, उसमें कोई ऐसा है जो पहली बॉल पे ही छक्का मार देता है, कोई टुक टुक भी खेलता है। हमारे यहाँ अंदाज़े बयां अलग अलग हो सकता है, बोलने का टोन अलग होगा, लेकिन भाजपा से आएगी एक ही तरह की आवाज़, चाहे वो गिरिराज हो या शाहनवाज। वाह, गजब गजब। ठीक है, एक आखिरी सवाल शहनवाज साहब, अक्रॉस द पार्टी लाइन में देखता हूँ आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ये कैसे आप मेंटेन कर ले जाते हैं? अभी ईद मिलन समारोह पे आपके घर पे मैं देख रहा था, उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे, अलग अलग दलों के बड़े नेता थे, राजीव शुक्ला जी भी मुझको नज़र आ रहे थे वहाँ पर। हाँ, शशि थरूर जी भी आए थे जी। देखिए, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, क्योंकि मैं बचपन में ही मंत्री बन गया। वो बचपन ही लगता था जिसके लिए पूरी ज़िंदगी लोग लगाते हैं। जब 30 साल में आप भारत सरकार मंत्री बने, तो मैं शुरू से विनम्र रहा हूँ। हो सकता है मेरी विनम्रता कई बार किसी को मेरी कमज़ोरी लगे, लेकिन ये मेरी ताकत है। और मैं कभी भी बोलते हुए भाषा संयम, वाणी संयम नहीं तोड़ता। मैं ये, मेरे पिताजी कहते थे कि कभी भी किसी की आह मत लेना, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करता, इसलिए लोग मुझसे प्यार करते हैं। अलग अलग दल के लोग हैं, अपने देश के ही तो लोग हैं, पार्टी अलग अलग है, विचार अलग अलग है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मिले जुले नहीं, रिश्ता ना हो। आजकल लोग बचने लग गए, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा मैं बचता इन दिनों में देखता हूँ कि कोई बुरा माने या अच्छा माने, मैं सबसे, मेरे कई पार्टी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जो उम्र में बड़े हैं मैं उनको इज्जत देता हूँ, जो उम्र में छोटे हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के हों। हाँ, मैं अपने विचारधारा को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करता,
मैं भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ, काम कर रहा हूँ और मेरी जीवन भर यही एक पार्टी आप कभी किसी पार्टी में नहीं गए? नहीं, न गए, एक दिन के लिए न कभी जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब दुनिया से जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ही जाएंगे। मेड इन बीजेपी और मेड फॉर बीजेपी वाले टाइप के नेता आते तो नहीं है? नहीं, मैं शाहनवाज हूँ, मैं दगाबाज नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी को कभी दगा नहीं दे सकता। कई बार होता है काम करते करते कई चीज़ों पर खुशी होती है, कई चीज़ों पर थोड़ा मन दुखी भी होता है, लेकिन पार्टी को मैं माँ की तरह मानता हूँ कि इसी पार्टी ने मेरी पहचान बनाई। मैं कौन था? मैं तो एक मामूली टीचर का लड़का, मेरा घर फूस का। अच्छा। और जब मैं 10th में पढ़ता था तब जूते, पहली बार जूते जो है 10th में पहने थे, वहीं के लोकल मोची से बना था। तो कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरी पार्टी मुझे इतना आगे ले जाएगी। आज लोग अगर शाहनवाज हुसैन को जान रहे हैं तो किस लिए जान रहे हैं? किसने पहचान कराई? मेरी पार्टी ने कराई। मैं शाहनवाज हूँ लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। कहीं जो लोग जाते हैं तो मुझे बहुत ऊपर वाले को मैं शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप की, मेरी माँ की बहुत दुआ मेरे साथ रहती है और मेरी पार्टी नेतृत्व का भरोसा रहता है। कहीं जाऊँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बहुत कम लोग होंगे जिनको सब लोग पहचान लें। तो ये पहचान भी दी मेरी पार्टी ने। तो ये मेरी बहुत बड़ी दौलत है पार्टी ने जो दी है, इसका कर्ज कभी उतार नहीं सकता। इसलिए पार्टी में काम करता हूँ। अभी तो एक मकसद है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाना। चलिए, आपकी भूमिका और बड़ी हो बिहार में। आने वाले दिनों में वहाँ पर चुनाव भी है, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा समय दिया आपके पॉडकास्ट में आके। आपने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे और कोई जान पहचान का लिहाज नहीं रखा आपने। सबसे बड़ी बात ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, शुक्रिया। चलिए, इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। किसी और बड़ी शख्सियत के साथ आगे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। धन्यवाद।